हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। और कम्युनिटी हेल्थ के क्षेत्र में हम पढ़ रहे थे रोगों के बारे में, और इसमें से हम 4 रोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन से रोग हैं आपको याद होगा? कौन कौन से रोग थे? एक तो है डिप्थीरिया, वूपिंग कफ यानी कि काली खांसी, देन टिटनस और फिर पोलियो। ये चारों बहुत ही सीरियस बीमारियां हैं। और इसके बाद अब हम आते हैं कोलेरा या हैजा। इसके बारे में आपने नाम सुन रखा होगा। ये क्या होता है? यह बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है जो कि पानी से फैलता है और जिसमें गंभीर दस्त और शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और तुरंत इलाज नहीं होने पर हैजा जानलेवा हो जाता है, बहुत ही खतरनाक हो जाता है। तो इसके बारे में हम और जानते हैं। हालांकि भारत में देखा जाए तो इसका प्रकोप अब बहुत ही कम हो गया है। पहले देखा गया है कि ये बहुत ही ज़्यादा भयंकर रूप से फैला था। इसके इंडिया में तो जगह जगह ये फैलता ही था, और इसके अलावा बंगाल का जो कोलेरा प्रकोप है वो बहुत ही खतरनाक था, उसमें काफ़ी मौतें हुई थी। और अब हालांकि इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, और आजकल बहुत ही कम, यानी कि हर साल 5,000 से भी कम मामले भारत में देखे जाते हैं। और जो भी मामले हैं वो चिकित्सा के जरिए उपचार योग्य भी हैं। ऐसा नहीं है इतनी कि कुछ भी ठीक ना हो पाए, हर चीज़ का इलाज है अब। हालांकि डॉक्टर से इलाज कराना ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं है कि लाइटली लिया जाए। और टेस्टिंग के लिए जो प्रयोगशाला परीक्षण है या इमेजिंग है, उनकी हमेशा ही आवश्यकता होती है। अब ये कैसे होता है हैजा? तो इसको देखा जाए तो हैजा का कारण जीवाणु विब्रियो जाति का होता है, और इसके 2 भेद होते हैं, विब्रियो कॉलेरी और विब्रियो एल्टोर। इसमें से विब्रियो कॉलेरी जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ज़्यादातर इंडिया में जिसका प्रकोप पाया जाता है वो विब्रियो कॉलेरी का होता है। और विब्रियो एल्टोर जो है वो समुद्री इलाकों में, बंगाल इस तरफ ज़्यादा पाया जाता है। और पहले जो बहुत पहले, यानी कि अंग्रेज़ों के ज़माने में इसका काफ़ी प्रकोप देखा गया था, और बंगाल की खाड़ी और ऐसी जगहों पर ये हुआ था। और ज़्यादा मेलों से या अस्वच्छ वातावरण से, व्यक्तिगत स्वच्छता नहीं होने की वजह से ये ज़्यादा होता है। और अम्लीय पदार्थों में जीवाणु पनप नहीं पाते हैं। दूषित जल, फल, सब्जी या अन्य भोज्य पदार्थों में काम में लेने से ये हैजा फैलता है। तो अब देखें कि इसका आगार, यानी कि कहाँ पर स्टोर होते हैं ये, और कहाँ से ये जाता है। तो देखा जाए तो व्यक्ति, यानी कि ह्यूमन बींग्स, और रोगवाहक व्यक्ति, इधर से उधर जो ले जाए व्यक्ति, एक से दूसरे, छूत की बीमारी कहा जा सकता है इसको, कि जिससे वो फैल सकता है। और ज़्यादातर ये हाथ वगैरह ठीक से नहीं धोना, शौच के बाद हाथ नहीं धोना, इससे होते हैं। और गंदा पानी पीने से, नाले के पानी का पीने के पानी में मिक्सचर हो जाने से, पाइपलाइंस फॉल्टी होने की वजह से, या दूध से बनी हुई पदार्थों में ये, क्योंकि अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है, न्यूट्रिशियस एनवायरनमेंट तो उसमें डेवलप होते हैं, और उसकी वजह से भी ये वहाँ पर ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी अगर मिल जाएँ, उसके अंदर प्रदूषित चीज़ें मिल जाएँ, तो बहुत ही आसानी से डेवलप हो जाती है और बहुत ही भयंकर रूप ले लेती है। उद्भवन काल देखा जाए तो कुछ घंटे से कुछ दिन तक, कभी कभी तो दूषित खाना खाने के थोड़ी देर बाद में ही व्यक्ति बीमार हो जाता है, और कभी कभी 1-2 दिन लग जाते हैं उसको डेवलप होने में। और संक्रामक अवधि, यानी कब तक व्यक्ति संक्रामक है, कि जब तक उसके जो जीवाणु हैं उसके अंदर से निकल नहीं जाएं और रोगी ठीक नहीं हो जाए, तब तक वह संक्रामक रहता है। फिर रोग की अवधि देखी जाए तो कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्ते तक चल सकता है। इम्यूनिटी के हिसाब से है, ट्रीटमेंट के हिसाब से है। अगर ट्रीटमेंट टाइमली हो जाता है तो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है, और अपने आप, यानी कि धीरे धीरे अपने आप ठीक होना है तो फिर उसमें कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं। और कभी कभी ये होता है कि इलाज चलने पर भी हफ्ता भर लग सकता है। प्रसार कैसे होता है देखा जाए तो, कैसे फैलता है ये? तो रोगी की उल्टी और दस्तों से फैलता है। और जैसे कि दूषित पदार्थ हैं, जैसे कि जल, दूध से बनी वस्तुएं, भोजन आदि से और दूषित जल से जीवाणु 2 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं। और इसके अलावा
अम्लीय पदार्थों में जैसे मैंने बताया कि जीवाणु पनप नहीं पाते हैं। दूसरी, जल या फल या सब्जी या अन्य भोज्य पदार्थों को काम में लेने से ये फैलता है, या फिर रोगी के सीधे संपर्क में आने से, अस्वच्छ वातावरण से, व्यक्तिगत स्वच्छता नहीं रखने से और ध्यान नहीं रखने से। सिंपल बात है, भीड़ों में, मेले, त्योहार, इन सब में लोग ज़्यादा स्वच्छता का ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो इस समय भी इस रोग का प्रसार होता है। फिर लक्षण देखे जाएँ तो ऐसे तो अब बहुत ही सब लोग इसको जान गए, तो दस्त और शरीर में पानी की और नमक की कमी इसके मुख्य लक्षण हैं। तो सबसे पहले तो इसकी वजह से जो पेट है वो सेंसिटिव हो जाता है और उसकी वजह से कुछ ही घंटे बाद दस्तें और उल्टियाँ होने लग जाती हैं, और दस्तें एकदम पानी जैसी पतली दस्तें रहती है, लगातार होती रहती है, दिन भर में 30 से 40 बार तक हो जाती है, और लगातार उल्टी और दस्तें होने से शरीर में पानी की कमी होने लगती है, और साथ ही लवण यानी सोडियम की कमी और पोटेशियम की कमी भी हो जाती है, लवणों की कमी हो जाती है। इसके वजह से शरीर का तापमान भी सामान्य से नीचे हो जाता है, कमजोरी आ जाती है, आंखें धंस जाती है और पैरों में ऐंठन और गला सूखने लग जाता है। तो इसकी वजह से शॉक में भी चला जाता है रोगी कई बार टेम्परेचर डाउन होने से, और दौरे पड़ सकते हैं उसको, और डिहाइड्रेशन की स्थिति हो जाती है, और उपचार के अभाव में और जब निर्जलीकरण हो रहा हो तो ऐसे समय में मृत्यु भी हो सकती है रोगी की। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और समुचित उपचार समय से कराना बहुत ही ज़रूरी है। प्रतिरक्षण कैसे किया जाए, यानी कि इम्यूनाइजेशन कैसे किया जाए? तो जब फैल रहा हो किसी जगह पर ये हैजा, तो उस समय में मृत विब्रियो कैलोरी से तैयार किया गया टीका लगाया जाता है, और इस टीके से 3 महीने के लिए प्रतिरक्षण मिल जाता है। अब देखते हैं हम निरोधात्मक उपाय क्या हैं। हैजा के तुरंत निदान और उपचार के लिए स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी आदि को सूचना देना ज़रूरी होता है। तो वो इसका सर्वेक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, और फिर इसके विशेष उपाय किए जाते हैं, जैसे कि रोग का निदान, उपचार, जल व्यवस्था में सुधार, कूड़े कचरे का निष्पादन, मेलों आदि में टीके लगाना वगैरह वगैरह, इस तरह के उपाय किए जाते हैं। फिर पृथक्करण करके रोगी के वस्त्र, बर्तन या अन्य वस्तुओं को भी विसंक्रमित करने की, यानी कि सैनिटाइज करने का काम करना ज़रूरी होता है। फिनाइल, ब्लीचिंग पाउडर, इन सब का छिड़काव करना भी ज़रूरी होता है। अब व्यक्तिगत बचाव के लिए क्या उपाय किए जाएं? देखिए, पहला है उबले हुए जल का सेवन करना। जल को कम से कम 10 मिनट तक उबाल लेने से सब जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो सभी जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, तो इसलिए नियमित भोजन का सेवन करना चाहिए। अगर हम नियमित भोजन करते रहेंगे तो पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या HCl है वो बनता रहेगा, और इससे सब जीवाणु नष्ट होते रहेंगे। ये नहीं है कि भूखा ही रह जाए। फिर तीसरा है, दूध को उबाल के काम में लेना चाहिए ताकि दूध से कंटामिनेशन नहीं फैले, और दूध से बने पदार्थों को शुद्ध जल और दूध से बनाने चाहिए, जो शुद्ध होना चाहिए। जल भी शुद्ध होना चाहिए, दूध भी शुद्ध होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कच्चा दूध ले लें किसी भी भ्रांति की वजह से कि कच्चा दूध लिया जाएगा पूजा में, उसका प्रसाद लिया जाएगा, तो बहुत सारे लोग हैं। ऐसा भी किसी भी स्थिति हो, दूध को उबाल के ही काम में लिया जाना चाहिए। सड़े गले फल और सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। फल व सब्जियों को पोटेशियम परमैंगनेट से धो लेना चाहिए, और बाज़ार में बनी हुई मिठाई, भोजन, ठंडे जल, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हमने जान लिया है कि किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं, और इसके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इससे बचें। छोटे बच्चों के लिए ख़ास तौर से हैजा जो है बहुत ही ख़तरनाक होता है, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी नहीं होती, पानी का इतना कंटेंट भी नहीं होता, और वो इतना जल्दी जल्दी इंटेक भी नहीं कर पाते, उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए हमें हैजा से बचना खुद भी चाहिए, और बाकी सब लोगों को भी इसके लिए शिक्षित करना चाहिए। तो आप ये लेक्चर पूरा अच्छी तरह से सुना होगा आपने। तो कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपने नाम के साथ में अपनी क्वेरी लिखें, और साथ में ये कि जो भी मैं असाइनमेंट आपको दे रही हूँ उसके बारे में अपनी कॉपी में लिखें, और मैं आपसे PDF मांगूंगी जो कि आप
मेल कर सकेंगे मुझे, तो इसके बारे में जल्दी आपको सूचना मिल जाएगी। थैंक्स।